हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ था, यानी कि जो हमारा दैनिक जीवन में रसायन था उसके बारे में। तो लास्ट क्लास में आपने पढ़े थे सोप्स, उसके बाद आपने पढ़े थे डिटर्जेंट्स, फिर उसके बाद आपने पढ़ा था सीमेंट। ठीक है, हमारे कुछ टॉपिक्स थे जो वो बचे हुए थे, हमारी लास्ट क्लास में हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं आगे। आज आप पढ़ने वाले हो, जैसे कि हम देख रहे हैं मानव निर्मित पदार्थ और ईंधन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो हमारे मैन मेड मेटल्स हैं और जो भी हमारे फ्यूल्स हैं जो यूज आते हैं फ्यूल्स, उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। फर्टिलाइजर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही जो भी आपके एक दो टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स से रिलेटेड हैं, काफ़ी एक दो क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूल्स के बारे में, और जितने भी आपके गैसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, चाहे नेचुरल गैस हो, चाहे आपकी कोई मैन मेड मैटर है, चाहे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, चाहे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जितनी भी गैसेस हैं, एलपीजी है, सीएनजी है, इन सब के बारे में हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ये बात तो आपकी बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देख लिया आपने हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम ईंधन से, यानी कि फ्यूल से। ठीक है, देखिए ये सारी चीजें फ्यूल के बारे में है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्यूल होता क्या है और एक अच्छे फ्यूल की, एक अच्छे ईंधन की क्या पहचान होती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद को उत्पन्न किए हुए ऊष्मा उत्पन्न करे, वो क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो हवा में जलने पर कोई भी एक्स्ट्रा जो आपका पदार्थ है वो उत्पन्न नहीं करता, या फिर अगर उत्पन्न करता भी है तो वो पदार्थ ऐसा नहीं है जो हमारे वायुमंडल के लिए क्या है, हानिकारक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे वायुमंडल के लिए वो पदार्थ क्या हो, हानिकारक हो। तो वो जलकर क्या देता है? ऊष्मा देता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। अब बात आती है कि एक अच्छा ईंधन जो होता है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। एक अच्छे ईंधन में देखो क्या क्या गुण होने चाहिए कि एक तो जब वो जलता है ना, तो वो जो भी पदार्थ एक्स्ट्रा निकाल रहा है ना बाहर, वो हमारे वायुमंडल के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी हम मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम हमेशा क्या देखते हैं कि एक तो सस्ता हो, है ना, यानी कि सस्ते में हमें मिल जाए, और एक उसकी क्वालिटी भी बढ़िया हो, यानी कि बढ़िया क्वालिटी का भी होना चाहिए ईंधन, और सस्ता भी होना चाहिए जो आसानी से उसका यूज किया जाए, तो वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। दूसरा, अगर हमें उसको कहीं लेके जाना है, कहीं से लाना है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, वो भी उसका क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए। और भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं। जलना भी अच्छे से चाहिए, है ना, और नियंत्रित तरीके से जलना चाहिए। या ऐसा भी नहीं है कि भाई उसकी ज्वलन शक्ति इतनी ज़्यादा है कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो एक एक करके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईंधन से। जैसे हमने अभी ईंधन की डेफिनेशन पढ़ी, तो एक बार हम ईंधन की डेफिनेशन को वापस से रिपीट करते हैं, मेन पॉइंट्स देखते हैं इसके क्या है, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए वह पदार्थ जो हवा में जलकर कोई भी अनावश्यक पदार्थ को उत्पन्न न करते हुए सिर्फ ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है? ईंधन कहलाता है। इसके बाद एक अच्छे ईंधन में क्या गुण होने चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट जाते हो, कोई भी सामान लेके आते हो, उस अकॉर्डिंग इसको जज करना, उस अकॉर्डिंग इसको देखना। ठीक है, सस्ता होना चाहिए और आसानी से मिलना चाहिए। ठीक है, एक तो क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, कम पैसों में हमें उपलब्ध हो, और एक आसानी से मिल जाए। ऐसा भी ना हो कि हम जिस शहर में रहते हैं वहां नहीं मिलता, कहीं और से मिलता
है ना, तो इतनी दूर आप नहीं जा सकते ना, तो इस वजह से आसानी से क्या होना चाहिए, उपलब्ध भी होना चाहिए। उसके बाद उसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मीयता या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा वो उत्पन्न करनी चाहिए ईंधन की। ठीक है, अभी हमने देखा ना कि ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो ऊष्मा उत्पन्न करता है तो कुछ ईंधन वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा करते हैं, तो वो बहुत अच्छे ईंधन होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊष्मा पैदा करते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत कम ऊष्मा पैदा करते हैं, तो वो इतने अच्छे ईंधन नहीं माने जाते। होते तो दोनों ही ईंधन है, पर ज़्यादा ऊष्मा पैदा करने वाले कौन से ईंधन होते हैं, अच्छे ईंधन होते हैं। यानी कि सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, उसका ऊष्मीय मान क्या हो, ज़्यादा हो, फिर जलने के बाद अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ न बचे। अपशिष्ट पदार्थ जो है, जो एक्स्ट्रा पदार्थ है, वो जलने के बाद ज़्यादा मात्रा में नहीं बचना चाहिए, थोड़ा बहुत हो तो वो चल जाएगा। जले के बाद कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न न हो, हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसके बाद जमाव, जमाव से सेंस है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कि उसको स्टोर करके रखना क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए, यानी कि उसको आसानी से हम स्टोर करके रख सकते हैं। परिवहन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, कहीं दूसरी जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो वो भी कैसा होना चाहिए, आसान होना चाहिए उसका ट्रांसपोर्टेशन भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं स्टोरेज। स्टोरेज क्या होनी चाहिए भाई, इसकी आसान होनी चाहिए। ठीक है, जलन नियंत्रित होना चाहिए। जलन नियंत्रित होने से मतलब है कि जो हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है वो इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो कि उसको नियंत्रित किया जा सके। अनियंत्रित वे में वो ऊष्मा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए जो ऊष्मा संभाली ही ना जा सके। ठीक है, यानी कि नियंत्रित वे में जो है वो ज्वलन की प्रक्रिया होनी चाहिए। ये सारे जितने भी आपको गुण बताए हैं, ये एक अच्छे ईंधन के, एक उत्तम ईंधन के क्या हैं, गुण हैं। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ते हैं इसको। वह पदार्थ जो हवा में जलकर बिना अनावश्यक उत्पाद के क्या प्रदान करते हैं, हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। इसके बाद एक अच्छे ईंधन या एक उत्तम ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं, सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद उसका ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जलने के बाद अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। जलने के बाद कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न नहीं होना चाहिए। और उसके बाद है आपका उसकी स्टोरेज, जो ईंधन है उसकी स्टोरेज और उसका ट्रांसपोर्टेशन आसान होना चाहिए। जलन नियंत्रित होना चाहिए, यानी कि जो ज्वलनशीलता होती है या फिर जो ज्वलन की प्रकृति होती है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए, जिसको संभाला जा सके। ठीक है, तो ये सारे जो भी आपके गुण थे ये एक अच्छे ईंधन के गुण थे। इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाँ जी, तो अब जो आप जिस तरीके से पढ़ने वाले हो ना, वो तरीका एक बहुत अच्छा तरीका है कि क्योंकि ऐसे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, जो वन लाइनर्स होते हैं ना, वन लाइनर्स की तरह आपके नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं और वन लाइनर्स की तरह ही अगर आप लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी आप आगे देखोगे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह की बात कर रही हूँ। ठीक है, देखिए अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान हमेशा कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। अभी हमने डिस्कस किया कि ऊष्मा पैदा कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो एक अच्छा ईंधन जो है उसका मान हमेशा कैसा होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, यानी कि ज़्यादा मान उत्पन्न होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आई है कोल गैस की। किसकी बात आई है, कोल गैस की। कोयल गैस बोलते हैं जिसको। तो कोयल गैस जो है वो किसका मिश्रण है, हाइड्रोजन का मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है और आपका मिश्रण है मीथेन का। किसका, हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का और मीथेन का मिश्रण है क्या, कोयल गैस। ठीक है, पहली जरूरी चीज, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया आपको। यहाँ से वही सेम वन लाइनर क्वेश्चन मिल गया। क्या मिला कि जो हमारी कोयल गैस होती है वो किन गैसों का मिश्रण होती है, हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का और आपके मीथेन गैस का क्या होती है, मिश्रण होती है। तीन गैसें आपस में मिक्स की हुई हैं तो क्या बनती है हमारे पास, कोयल गैस बनती है। आगे चलते हैं।
ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, पहले इंपॉर्टेंट की मार्किंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। दूसरा नंबर प्रोड्यूसर गैस के बारे में। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है भाई? कार्बन मोनोऑक्साइड का कैसे लिखते हैं? C और O, तथा नाइट्रोजन गैस यानी कि जो आपकी N2 गैस होती है उसका क्या होता है? मिश्रण होता है। कोयल गैस पढ़ लिया, प्रोड्यूसर गैस पढ़ लिया, दोनों ही आपकी कैसी हैं? जरूरी गैसें हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोड्यूसर गैस जो है वो किसका मिश्रण है और आपकी जो कोयल गैस है वो किसका मिश्रण है। क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है। प्राकृतिक गैस की बात हो रही है। प्राकृतिक गैस का मतलब है नेचुरल गैस हमारी, है ना। नेचुरल गैस की बात हो रही है। नेचुरल गैस में जो मेन चीज है हमारी वो क्या होती है? वो होती है आपकी मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है। ओके, ठीक है। इसमें आपने पहला क्या पढ़ा? नेचुरल गैस पढ़ा, सॉरी, हाँ जी, क्या पढ़ा? नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में जो आपका मुख्यतः है, जो मेन चीज है वो क्या है? मीथेन है मेन चीज। ओके, मीथेन। इसके बाद आगे पढ़ते हैं नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण यानी कि द्रव वाला मिश्रण द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। आगे लिखा नहीं है, इसमें लिखा हुआ है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है वो कहलाता है। क्या कहलाता है? जो आपकी नॉर्मल ब्यूटेन है वो, और इसमें आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का लिक्विड वाला जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस कहलाता है। आगे है सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG। LPG गैस में क्या मिलाकर गंध युक्त बनाया जाता है? LPG को इसमें आपका ऐड किया जाता है एथिल मर्केप्टेन। एथिल मर्केप्टेन का फॉर्मूला जो है इसमें एथिल मर्केप्टेन की बात हो रही है, तो एथिल मर्केप्टेन में आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है C2H6S। इसको लिख सकते हो आप C2H5SH। ठीक है, ये आपका एथिल मर्केप्टेन का फॉर्मूला होता है। LPG की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है काफ़ी बार, LPG की डेफिनेशन क्या है? जो आपकी खाना पकाने वाली गैस भी है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है भाई? पता है आपको LPG की डेफिनेशन, CNG की डेफिनेशन? LPG एंड CNG दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की डेफिनेशन पूछी जाती है, क्या होती है? देखो LPG की तो आपकी डेफिनेशन क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और देन आपकी CNG की होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर है? दोनों डेफिनेशन आपको बता दी, दोनों डेफिनेशन आपने याद रखनी है। फटाफट इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे। उसके बाद चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं गोबर गैस। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है हमारे पास? गोबर गैस की बात हो रही है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है मीथेन हमारे पास। अभी हमने देखा, नेचुरल गैस में भी देखा अभी हमने। उसके बाद LPG में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन। हमेशा याद रखना भाई। इसमें किसकी बात हुई थी? मीथेन की बात हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपकी जो LPG है, LPG की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, उसमें जो मेन हमारी होती है वो कौन सी होती है? ब्यूटेन।
क्या होती है? ब्यूटेन। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कितने कार्बन होते हैं ब्यूटेन में? 4 कार्बन, CH3, CH2, CH2, CH3, ये आपकी क्या होती है? ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन की चेन होती है ब्यूटेन। इसके बाद बात हुई है वाटर गैस की। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन का। किसकी बात है? वाटर गैस की, जिसमें क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन होती है। दोनों गैसों को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? वाटर गैस बनाया जाता है। एक मेन चीज, इसको ब्लू वाटर गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई इसको? ब्लू वाटर गैस, ब्लू वाटर गैस भी बोला जाता है इसको। ठीक है, याद करने वाली चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसके बाद है जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है एक। ठीक है, तो याद करने वाली चीजें क्या थी? गोबर गैस का जो मुख्य घटक है यहाँ पे वो क्या है? मीथेन है। उसके बाद LPG है, जिसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैंने आपको बताई थी। इसका जो मुख्य है वो क्या है? ब्यूटेन। उसके बाद वाटर गैस की बात हुई थी। वाटर गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, जिसको बोला जाता है ब्लू वाटर गैस। और उसके बाद हमने पढ़ा ज्वलन के बारे में। ये सारी इसकी जो मेन चीजें थी वो मैंने लिख दी है, इसको आप नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। चले आगे देखिए। इसमें देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो श्वसन होती है वो किस तरह की प्रक्रिया होती है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो आपके नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, जो PPT प्रिपेयर की हुई है, वो प्रिपेयर ही इसी तरीके से की हुई है कि आप 1 लाइनर्स में इन सारी चीज़ों को लर्न कर लें और उसके बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। जिस तरह से हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं तो आपको ये सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे ही याद हों ताकि आप क्वेश्चन फटाफट से अटेम्प्ट कर पाओ। देखो यहाँ पे सबसे पहले श्वसन जो है वो किस तरह की प्रक्रिया है? मंद प्रक्रिया है एक तरह की। इसके बाद बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपीड़ित होने वाली दहन की क्रिया को कहते हैं स्वतः दहन। यानी कि जब हम बाहर से कोई प्रक्रिया ना करें, जब दहन खुद ब खुद हो जाए या स्पॉन्टेनियस हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वतः दहन की प्रक्रिया बोलते हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस कंबक्शन। उसके बाद देखो यहाँ पे अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? ठीक है, वापस से क्या लिखा हुआ है? अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल, यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? CO2 गैस बनाता है। तो किससे भाई? जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, गंधक का अम्ल, मतलब गंधक किसको बोलते हैं? सल्फर को बोलते हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो क्या है? इसका आंसर है। आगे देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आग व गर्मी प्राप्त कर वह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेना, पढ़ के देख लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? रखा जाता है सोडियम कार्बोनेट का। उसके बाद पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है फोम का। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? फोम का। आपने देखा है कई बार हमारी जो वीडियोज है वो वायरल होती है, किसी भी पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है, जो सिलेंडर होते हैं उसमें सिलेंडर वगैरह से उस आग को बुझाया जाता है पेट्रोल पंप पे, तो उसमें किसका यूज होता है? फोम का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे LPG का पूरा नाम अभी हमने देखा ही था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हमने डिस्कस कर ही लिया है पहले। CNG का पूरा नाम भी मैंने आपको बता दिया था, क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में किसका मान अधिक होता है। आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, हाइड्रोजन की बात की है, चारकोल की बात की है, उसके बाद प्राकृतिक गैस और गैसोलीन के बारे में बताया, और इनमें से किसका मान अधिक होता है बताइए। आंसर तो लिखा ही हुआ है आपके पास, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन की बात हुई है, तो इनमें से हाइड्रोजन का जो मान होता है वो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद देखिए, डीजल, कोयला, हाइड्रोजन तथा केरोसिन में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। यानी कि डीजल की बात करें, कोयले की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें और केरोसिन की बात करें, चारों में से जो सबसे कम प्रदूषण करता है, जो सबसे कम प्रदूषित मतलब जिसका कारक जो होता है वो सबसे कम प्रदूषित होता है, यानी कि जैसे बहुत सारी चीज़ें प्रदूषण फैलाती हैं, तो इन चारों में से जो सबसे कम प्रदूषित होता मतलब करता है वो कौन होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। इनसे कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, हाइड्रोजन आएगा। उसके बाद देखिए, सर्वोत्तम ईंधन होता है गैसीय ईंधन। अभी हम ईंधन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, जो हमारे ईंधन है उनके बारे में। तो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो ईंधन होता है वो कौन सा होता है, गैसीय ईंधन होता है, जरूरी है। ठीक है, ईंधन पढ़ रहे हो आप तो ईंधन में तो जरूरी है। उसके बाद देखो, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। भविष्य का ईंधन किसको कहते हैं, हाइड्रोजन को कहते हैं, ये भी जरूरी है। स्वतः दहन पाया जाता है किसमें, फास्फोरस में। फास्फोरस क्या करता है, स्वतः दहन की प्रक्रिया करता है, अपने आप खत्म होना शुरू होता है, स्वतः ही इसका दहन होता है, इसके लिए कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं लगाई जाती। ठीक है, समझ आ गया क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं भाई। आप बहुत ज़रूरी चीज़ें पढ़ रहे हो आज, तो ध्यान से पढ़ना। इसमें पहले हमने पढ़ा कि हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन में किसका मान ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का मान ज़्यादा होता है। फिर डीजल, कोयला, हाइड्रोजन और केरोसिन में से सबसे कम पर्यावरण का प्रदूषण कौन करता है, हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे कम। उसके बाद सर्वोत्तम ईंधन कौन सा होता है, गैसीय ईंधन होता है। फिर हम बात कर रहे हैं भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को कहा जाता है। इसके बाद स्वतः दहन की जो प्रक्रिया है वो किस में होती है, फास्फोरस में होती है। क्लियर है, चलें आगे, नोट कर लेना, जरूरी चीजें हैं काफी। आगे चलते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आगे, एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल से मिलाने से, एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से प्राप्त होता है ईंधन। ये ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है, ईंधन की ऑक्टेन संख्या को बढ़ाता है। एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिला दिया जाए तो ईंधन की ऑक्टेन संख्या को क्या करता है, बढ़ा देता है। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लेते हैं, बम कैलोरीमीटर को उपयोग में लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देख लेना ढंग से। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लिया जाता है वो क्या है, बम कैलोरीमीटर। जैसे काफी बार आपसे पूछा जाता है कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है, नाम क्या है उसका, है ना। काफी सारे जो आपके उपकरण हैं वो पूछे जाते हैं, है ना। ये तो आपको भी पता है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ें तो अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको सारे ही उपकरण पढ़ने होंगे, सारे ही उपकरण लर्न करने होंगे, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी ईंधन की बात हो रही है, तो ईंधन के लिए आपका ईंधन के ऊष्मीय मान को ज्ञात करने के लिए कौन सा है, बम कैलोरीमीटर है, ये आपको याद रखना है। चलें आगे, देख लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नोट तो आप बाद में कर लेना, आराम से करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। आगे देखिए, नेक्स्ट है इसमें, अत्यंत वाष्पशील व अत्यंत ज्वलनशील ईंधन है, कौन सा है, पेट्रोल। आप सबको पता है कि जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है वो क्या है, पेट्रोल है, काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। अत्यंत वाष्पशील और अत्यंत ज्वलनशील ईंधन क्या है हमारे पास, पेट्रोल है। सर्वोत्तम, इसमें यही पढ़ लेते हैं, एंटी नॉकिंग, है ना। ठीक है, विस्फोट रोधी लिखा है सर्वोत्तम। अब विस्फोट रोधी कौन सा है, टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड।
लेड को किससे शो करते हैं? Pb से। और टेट्रा एथिल का मतलब क्या है? हमारे पास जो C2H5 है वो कितने हैं? सॉरी 4। C2H5 कितने हैं? 4 हैं। और ये हमारे पास क्या है? लेड। ठीक है, टेट्रा एथिल लेड किस में यूज होता है? एंटी नॉकिंग में यूज किया जाता है। इसके बाद ये यहाँ पे हटा देना इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। आंतरिक दहन इंजनों के सिलेंडर में उत्पन्न तीव्र ध्वनि को क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन। आंतरिक दहन इंजनों के सिलेंडर में उत्पन्न तीव्र ध्वनि को क्या कहते हैं? अपविस्फोट कहते हैं या फिर एक्सप्लोजन कहते हैं। इसके बाद देखिए, केरोसिन तेल के भंजन से प्राप्त गैस कहलाती है ऑयल गैस। बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑयल गैस का। लिखा ही हुआ है यहाँ पे, आप यहीं से देख लेना, ये आपका लिखा हुआ है ऑयल गैस। ठीक है, ऑयल गैस जो है केरोसिन तेल के भंजन से प्राप्त होती है। ठीक है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ऑयल गैस से कहाँ से मिलती है? भाई केरोसिन तेल जो आपका तेल है उसका क्या कराओगे? भंजन कराओगे, क्रैकिंग ऑफ केरोसिन ऑयल, तो आपको क्या मिलेगा? ऑयल गैस मिलेगी। क्लियर है इतना? चलें नेक्स्ट स्लाइड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है, पेट्रोल की आग बुझाने का सर्वोत्तम साधन है बालू तथा फोम। फोम आपने पहले भी पढ़ा था, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेट्रोल वाला, तो उसमें भी हमने फोम पढ़ा था। पेट्रोल की आग बुझाने के लिए, सॉरी इसमें देखिए, पेट्रोल से अगर आग लग जाती है तो आप उसको बुझाने के लिए क्या करोगे? बालू का मतलब होता है मिट्टी और फोम का यूज करोगे। इसके बाद है, किसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है? शीशे की मात्रा मतलब लेड की मात्रा, पीबी की मात्रा किसमें ज़्यादा होती है? तो किसमें ज़्यादा होती है? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। देखो, ईंधन का जो हमारा होता है ना, ईंधन की संख्या या मापन, वो ऑक्टेन का होता है, उसमें ऑक्टेन का यूज़ किया जाता है। इसलिए आपने पहले भी ऑक्टेन वर्ड पढ़ा होगा, अब भी पढ़ रहे हो। तो इसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है किसमें? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में। उच्च ऑक्टेन वाला जो ईंधन होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? शीशा या फिर लेड पाया जाता है। आगे देखिए, कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप में उत्पन्न होती है, ये है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर जिसको आप SO2 भी बोलते हो। तो वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है ये। आगे देखो, पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या से। अभी बताया आपको, ईंधन की गुणवत्ता बताया मैंने, और पेट्रोल भी क्या है आपका? ईंधन में ही आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्टेन संख्या, याद रखना हमेशा। ईंधन की बात हो रही है, ऑक्टेन संख्या याद रखना। ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है किससे? ऑक्टेन संख्या से। आगे चलते हैं, पेट्रोलियम से कौन सा मोम प्राप्त होता है? पैराफीन मोम प्राप्त होता है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? पेट्रोलियम से कौन सा मोम प्राप्त होता है? पैराफीन मोम प्राप्त होता है। फटाफट इसको देखो एक बार, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पेट्रोल की आग बुझाने के लिए सर्वोत्तम जो साधन है वो क्या है? मिट्टी है, या फिर आप फोम का यूज कर सकते हो। शीशे की मात्रा अधिक होती है किसमें? उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, कौन सी? SO2। उसके बाद पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है किसके द्वारा? ऑक्टेन संख्या द्वारा। देन पेट्रोलियम से कौन सा मोम या फिर वैक्स हमें प्राप्त होती है? वो होती है पैराफीन मोम। ठीक है, कौन सी? पैराफीन। याद करने वाली चीजें आपको बताई दी हैं। आगे चलते हैं, इसमें करें स्टार्ट आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का है, इसमें ईंधन की मात्रा है 85% से ज़्यादा। जो आपके अलग अलग टाइप के कोयले होते हैं ना, उसमें से एक कौन सा है? एंथ्रासाइट है। तो एंथ्रासाइट कोयला जो है उसकी बात हो रही है, और ये कैसा कोयला होता है? उच्च कोटि का कोयला होता है, यानी कि हाई क्वालिटी का होता है। क्वालिटी कैसी होती है? अच्छी क्वालिटी होती है। अच्छी क्वालिटी के कोयले की बात हो रही है। उसमें ईंधन, भाई
कोयला अच्छी क्वालिटी का है तो ईंधन भी तो अच्छा ही होगा वो, है ना, ये तो जनरल सी बात है। तो अच्छा ईंधन होता है, अच्छी क्वालिटी का कॉयल है, तो इसमें हमें 85% से ज़्यादा मात्रा मिलती है किसकी, ईंधन की। क्लियर है? चलें आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में हम ईंधन से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं या फिर जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो भी आप देखोगे वो क्वेश्चंस में देखोगे। अभी मैंने आपको क्वेश्चन के तरीके से ही कराया है, 1-1 लाइंस में आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं, जिनके अकॉर्डिंग अगर आप उनको एक बार पढ़ लेते हो अपने एग्जाम से पहले तो वो टॉपिक तो आपका कम से कम क्लियर हो ही जाएगा, निकल ही जाएगा। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं किसके बारे में, मानव निर्मित पदार्थ के बारे में। तो मानव निर्मित पदार्थ में भी शॉर्ट टाइप आंसर्स ही हैं, 1 लाइनर्स ही हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पीओवी से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो फटाफट इनको रीड करके और ख़त्म करते हैं। देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? पहला आपका यही है जो पहला क्वेश्चन बनता है कि डायनामाइट का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, उसका नाम बताइए। तो किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने आपका डायनामाइट का क्या किया था? आविष्कार किया था। ठीक है, इसके बाद देखिए आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है? आरडीएक्स का पूरा नाम होता है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो, जहाँ पे इम्पोर्टेंट का टिक नहीं भी लगता वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ऐसे मत सोचना मैम जो इम्पोर्टेंट बता रही है वही ज़रूरी है, बस उसको पढ़ लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, काम हो जाएगा। ऐसा मत करना प्लीज़, है ना। क्लास पूरी देखो और पूरी ही चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। बहुत चुन के चीज़ें आपको लिखवाई जाती हैं, वही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन्हीं को ही कंप्लीट पढ़ लेना, है ना। कुछ चुन के चुनिंदा चीज़ें लिखवाई हुई हैं, उसमें से भी आप चुन के चीज़ें अलग कर लोगे तो ऐसे तो एग्जाम निकलेगा नहीं ना फिर। देखो अब आगे, फुल नेम क्या होता है आरडीएक्स का? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव। उसके बाद आपका डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अब जो आपका आरडीएक्स का रासायनिक नाम है या फिर केमिकल नाम है वो क्या होता है? साइक्लोट्राइमेथाइल ट्राइनाइट्रोअमीन। क्या होता है? साइक्लोट्राइमेथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन। समझ आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। आरडीएक्स विस्फोटक की ऊष्मा होती है, कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, ये आपकी आरडीएक्स विस्फोटक की ऊष्मा होती है। आरडीएक्स समझते हो क्या होता है? बॉम्ब बनाए जाते हैं, कई बार आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वहाँ इतना आरडीएक्स छुपाया हुआ है, उन्होंने इतना आरडीएक्स छुपाया हुआ है ब्लास्ट करने के लिए, सुना होगा ना काफ़ी सारा। हम उसी आरडीएक्स की बात कर रहे हैं, है ना, वही वाला। तो उसकी जो ऊष्मा होती है भाई वो फटता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, तो वो ज़्यादा हीट ही है इसमें। इसके बाद नाम आपको बता दिया, केमिकल नाम आपको बता दिया, हीट की वैल्यू आपको बता दी। इसके बाद है टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? टीएनटी का पूरा नाम होता है ट्राई नाइट्रोटोलेमाइन। क्या होता है? ट्राई नाइट्रोटोलेमाइन। तो देख लीजिए एक बार, ज़रूरी चीज़ें। पहला है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था डायनामाइट का आविष्कार? अल्फ्रेड नोबल ने किया था। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोजिव होता है। रासायनिक नाम क्या होता है इसका? साइक्लोट्राइमेथाइल ट्राइनाइट्रोमाइन होता है। आरडीएक्स विस्फोटक की ऊष्मा कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है? भाई पर किलोग्राम का मतलब है कि अगर 1 किलोग्राम ले रहे हो तो उसमें इतनी जो वैल्यू है उस टाइप से। टीएनटी का पूरा नाम ट्राई नाइट्रोटोलेमाइन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, टीएनटी की विस्फोटक गति है। टीएनटी भी आपका जैसे आरडीएक्स है ऐसे टीएनटी यूज किया हुआ है। टीएनटी की विस्फोटक गति है 6900 मीटर पर सेकंड की। उसके बाद इसका जो पूरा नाम है या फिर कहें जो इसका केमिकल नाम है वो क्या होता है? ट्राई नाइट्रोफिनॉल होता है। टीएनटी का दूसरा नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड भी होता है। टीएनजी का पूरा नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी होता है। ठीक है, फटाफट कंप्लीट कर रहे हैं इसको। टीएनटी की विस्फोटक गति कितनी होती है? 6900 मीटर पर सेकंड। पूरा नाम क्या होता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है इसको। ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोल सकते हैं या फिर पिक्रिक एसिड हम किसको बोलते हैं? 2,4,6
ट्राई नाइट्रोफिनॉल यही बोलते हैं अगर हम उसकी पोजीशंस को बताते हैं तो, है ना। यानी कि आपकी फिनॉल है, उसकी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप अगर ऐड किया हुआ है तो वो क्या हो जाता है, पिक्रिक एसिड हो जाता है। उसी के बारे में बता रहे हैं। TNG का पूरा नाम क्या होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़रूरी चीज़ें आपने इसमें पढ़ ली हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा ईंधन के बारे में और जो हमारे मैन मेड मेटल्स हैं, यानी कि जैसे डायनामाइट हो गया, आपका RDX हो गया, इन चीज़ों के बारे में भी, जो आपकी एक्सप्लोजिव चीज़ें हैं, इनके बारे में भी आपने आज की क्लास में पढ़ा है। तो आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। ऐसा कुछ हार्ड था नहीं इसमें, ज़रूरी चीज़ें, चुनिंदा चीज़ें आपको करवाई गई हैं। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें इसको। जो भी प्रॉब्लम आती है क्लास के रिगार्डिंग, आप उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके कमेंट्स को ध्यान से पढ़ा जाएगा, उसका सोल्यूशन भी आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।